लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे चाइना की। चाइना पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है जिसका क्षेत्रफल 96,41,144 वर्ग किलोमीटर है। चाइना क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व के अंदर चौथे स्थान पे है और हम लोग 7वें स्थान पे है। चाइना सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। अगर चाइना की बात करें तो विश्व में दूसरा स्थान है चाइना का जनसंख्या के हिसाब से, और पहला स्थान तो हम लोगों को जरूर मालूम होगा कि पहला स्थान भारत का। दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है जिसने हालिया में चाइना को पीछे छोड़ दिया। और हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम लोगों ने आबादी के मामले में चाइना को पीछे छोड़ दिया। हम लोगों को तो अपने लिए ताली जरूर बजानी चाहिए कि हम लोग जनसंख्या के मामले में चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं। अगर चाइना की बात करें तो चाइना आपका 14 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिसके अंदर भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, रूस, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भूटान और आपका नेपाल, इनके साथ चाइना अपनी सीमा को साझा करता है। आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानने की कोशिश करेंगे चाइना के बारे में। बोर्ड पे सारे पॉइंट पहले से इसलिए लिख दिए जाते हैं जिससे आपका कीमती समय हम बचा सके और कम समय में कंप्लीट वीडियो बना सके। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को प्लीज स्किप करके मत देखिएगा, बिल्कुल समझ नहीं आएगी, और हो सके तो तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं चाइना के बारे में। चाइना के बारे में आपको बता दिया कि चीन पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। यह विश्व का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला देश है। पहले नंबर पे हम लोग आते हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो 96,41,144 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस हिसाब से देखा जाए तो विश्व में इसका चौथा स्थान है। विशाल क्षेत्रफल होने के कारण इसकी सीमा से लगने वाले देशों की संख्या भी विश्व में बहुत ज्यादा है। यानी 14 देशों से चाइना की सीमा लगती है, जिसके अंदर आपका भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर उसके बाद आपका कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, मंगोलिया, रूस हो गया आपका, फिर उसके बाद नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, उसके बाद आपका भूटान और नेपाल के साथ इसकी सीमा लगती है। उसके बाद चीन जनवादी गणराज्य की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को हुई थी। याद रखिएगा कब, 1 अक्टूबर 1949 को। चीन विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इसकी सभ्यता की बात करें तो 5000 वर्षों से भी ज्यादा पुरानी है। वर्तमान में चीन का नेतृत्व एक दल के हाथों में है, कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में है, और इस समय आपको पता होगा कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, याद रखिएगा, जिसका देश के 22 राज्यों, 5 स्वशासी क्षेत्रों, 4 नगर पालिकाओं तथा विशेष क्षेत्रों पर नियंत्रण है। यानी किसका? कम्युनिस्ट पार्टी का। और पूरे तरीके से कंट्रोल कौन कर रहे हैं? शी जिनपिंग, जो आपके चाइना के राष्ट्रपति है। अगर चीन के साम्यवादी, देखिए अगला पॉइंट है, चीन के साम्यवादी शासन को स्वीकार किया गया है, जिसमें समूचे चीन के शासन पर किसका कंट्रोल है? साम्यवादी दल का। केंद्रीय नियंत्रण बना हुआ है। तिब्बत चीन का स्वतंत्र भाग है तथा चीन के द्वारा ताइवान को भी अपना भाग घोषित किया गया है। ऐसा चाइना ने करके दिखाया है। तिब्बत एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र था कभी, लेकिन 23 मई 1951 को चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, और आज भी तिब्बत के लोग 23 मई को काला दिन मनाते हैं। और वही बात करें ताइवान की, तो ताइवान कभी भी चाइना का अंग नहीं मानता, पार्ट नहीं मानता। ताइवान भी अपने आप को एक स्वतंत्र देश मानता है। ताइवान को कई सारे देशों ने एक स्वतंत्र देश कहा है, लेकिन बाकी पूरी दुनिया के कई सारे देश इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि वो चाइना से डरते हैं। चाइना के दबाव के कारण कोई देश ताइवान को देश का दर्जा नहीं दे रहा। ताइवान को चाइना कब्जा इसलिए करना चाहता है क्योंकि दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक जो आपके गैजेट बनाए जाते हैं, सबसे ज्यादा वो आपके ताइवान में बनाए जाते हैं। ताइवान के अंदर छोटे से छोटे चिप बनाए जाते हैं। अगर एक बार चाइना कंट्रोल कर लेगा तो चाइना इन चीज का हब बन जाएगा और पूरी दुनिया पे ट्रैप कर सकता है वो। इसीलिए चाइना इसको कंट्रोल करना चाहता है, और कई बार ताइवान को डराने के लिए इसने अपनी सैनिक भेजी है वहां पे। लेकिन ताइवान पे खुल के कई सारे देश आए ताइवान के साथ, लेकिन भारत आज तक नहीं आया है ताइवान के साथ। हमें आना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर बात करेंगे ताइवान और चाइना के बीच जो चल रहे विवाद क्या है, क्या कहानी है, क्या इतिहास है, इसके बारे में। देखिए आगे की बात करते हैं। आपका वर्ष 1949 में चीन का उदय हुआ, एक साम्यवादी देश के रूप में हुआ। चीन के अनुसार ताइवान चीन का भाग है, लेकिन ताइवान कभी नहीं मानता, परंतु ताइवान की आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था अलग है। इसलिए चीन एक देश दो व्यवस्था का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। चीन क्या कहता है कि भाई एक देश दो व्यवस्था। देखो कितनी चालाकी कर रहा है, छोटी सी आंख वाला देश है लेकिन चालाकी के मामले में दुनिया भर के देशों को पीछे कर देता है। तो चीन क्या कहता है कि एक देश दो व्यवस्था का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। वर्ष 1997 में क्या हुआ कि जब हांगकांग से क्या है कि ब्रिटेन का नियंत्रण था, मतलब 97 तक क्या है ब्रिटेन का नियंत्रण था, लेकिन 97 के बाद क्या हुआ, ये चीन का भाग बन गया और हांगकांग में भी क्या उदारवादी आर्थिक प्रणाली है। जैसी क्या है कि भाई आपका ब्रिटेन ने बोल दिया कि भाई अब हम हांगकांग को क्या है कि इसको दे रहे हैं, चाइना को दे रहे हैं। 97 में हांगकांग से तमाम कंपनियां भाग के चली गई यूएई डर के कारण।
हमारे पास उस समय मौका था, लेकिन हमने मौका गवा दिया। सोचने वाली बात है। चीन ने यहाँ आश्वासन दिया था कि हांगकांग में लोकतंत्र की स्थापना होगी। इस वादे को पूर्ण करने के लिए वर्ष 2015 में चीन द्वारा वर्ष 2017 में ताइवान में पहले वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन की घोषणा की गई। ये सब देखा जाए तो आपको दुनिया के सामने जो ये लोग दिखलाते हैं ना, चाइना जो चीन दिखलाता है ना दुनिया के सामने कि हमने ये किया कि 2017 में ताइवान में वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन की घोषणा की, और 2015 में मतलब आपका चीन द्वारा कहा गया था, और 2017 में क्या है कि भाई ताइवान में, 15 में हांगकांग में। ये सारी चीज देखा जाए तो चाइना फेक दिखलाता है। अगर सच मानो, सच और दिखलाए तो एक अलग चीज दिखेगी। हांगकांग का देखा जाए तो अलग ही, हांगकांग में प्रोटेस्ट चल रहा होता है, और ताइवान की तो स्थिति दुनिया से कहीं छुपी नहीं है बिल्कुल भी। ताइवान अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित कर चुका है, वो अपने आप को स्वतंत्र देश मानता है, और वही हांगकांग की स्थिति तो बद से बदतर है। वहां पे कई प्रोटेस्ट होते हैं, चाइना की जो आर्मी होती है सरकार उन्हें दबा देती है, ठीक है, और दुनिया के सामने बोलती है कि भाई हमने साल 2015 और 17 में क्या है यहाँ पे वयस्क मताधिकार करवाने की घोषणा की है। लेकिन ये सब गलत हो जाता है यहाँ पे। ये चाइना का एजेंडा किसी को समझ नहीं आया। चाइना को कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल है। चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, याद रखिएगा, चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और चाइना की बात करें तो इसका जो जीडीपी की बात करें तो 20 ट्रिलियन के आसपास है वर्तमान समय में। 27 पे अमेरिका बैठा हुआ है। तो चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, यहाँ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का क्या है, स्थायी मेंबर भी है, यानी इसके पास याद रखिएगा वीटो पावर भी है। इस वीटो पावर का एक बहुत बड़ा गलत फायदा उठाता है भारत के खिलाफ ही। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा क्या है, बड़ी निर्यातक, तो दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश भी है, याद रखना। ये दुनिया के अंदर जितना निर्यात करता है तो उतना आयात भी करता है, याद रखिएगा। चीन एक मान्यता प्राप्त नाभिकीय महाशक्ति है, यानी कि चाइना क्या है कि दुनिया में क्या है कि चाइना को माना जाता है कि ये एक परमाणु संपन्न देश है। तो परमाणु संपन्न देश का दर्जा नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने आज तक एनपीटी और सीटीपीटी पे साइन नहीं किया है। हम लोगों का मानना है कि भाई हमें, या तो भारत क्यों नहीं करता, भारत इसके पीछे 2 ही रीजन बताता है। भारत कहता है या तो हमें आप परमाणु संपन्न देश मान लीजिए, या दुनिया भर में जितने भी परमाणु संपन्न देश है उन्हें परमाणु संपन्न देश मत मानिए, उसके बाद हम आपका क्या है कि एनपीटी और सीटीपीटी पे साइन कर देंगे। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन इनकी देखो, चाइना ने क्या है साल 1964 में कर दिया था, और 1 जुलाई 1968 से पहले जिसने परमाणु संपन्न कर लिया एनपीटी के हिसाब से, तो वो भाई परमाणु संपन्न देश कहलाएंगे। उसके बाद पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जैसे इनके बाप का क्या है कि राज चल रहा है, बताइए, अजब गजब कहानी बना के बैठे ये पावरफुल रिलेशन जितने भी हैं। लेकिन भारत को टक्कर देना आज के समय में बहुत मुश्किल है इन देशों के लिए भी। चीन की अर्थव्यवस्था में बात करें तो पूंजीवाद एवं आधिकारिकवादी राजनीतिक नियंत्रण शामिल है। याद रखिएगा, चाइना एक समय था जो चाइना ने साल 1949 में साम्यवादी क्रांति की थी, यानी वहां पे उन्होंने अपने यहाँ पे क्या साम्यवाद मॉडल को अपनाया था जो सोवियत संघ ने अपनाया था। और आज की बात करें तो पूंजीवादी एवं अधिकारवादी राजनीतिक नियंत्रण शामिल है। विश्व के राजनीतिक एवं सामाजिक ढांचे में चीन को 21वीं सदी की आवश्यक महाशक्ति के रूप में देखा जा रहा है, यानी जाना जाता है। याद रखिएगा, ये एक महाशक्ति के रूप में बहुत तेजी से उभरा है। समकालीन विश्व राजनीतिक में चीन की सत्ता को एक नया केंद्र माना जा रहा है। 1978 में जब इन्होंने खुले द्वार की नीति अपनाई थी, इसके बाद से देखा जाए तो भाई इसके फलस्वरूप क्या हुआ, इसका उभार एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में हो रहा है। अपने सुधारों के बल पर इसने अत्यधिक आर्थिक वृद्धि करने का लक्ष्य प्राप्त किया है। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2040 तक यह दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र बनने का सपना पूरा कर लेगा, यानी कि ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि जब से कोविड आया है कहीं ना कहीं चाइना की कमर तोड़ दी है लगभग। और हम लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है कि हम आर्थिक तौर से चाइना को टक्कर दे और चाइना के बराबरी करे। हमारे पास अभी मौका है। भले चाइना हर बात करे 20 ट्रिलियन के आसपास बैठा है और हम अभी ख्वाब देख रहे हैं 5 ट्रिलियन का, लेकिन हमें बहुत तेजी से काम करना होगा। हम अगर चाइना से आगे निकलना चाहते हैं और देखा जाए तो इकोनॉमिकल टक्कर देना चाहते हैं चाइना को, तो हमें बहुत काम करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं 2040 तक ये जो सपना देख रहा है कि दुनिया के अंदर हम क्या कि एक आर्थिक केंद्र बन जाएंगे, तो पॉसिबल है, बन भी जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है चाइना के लिए, याद रखिएगा। तो इतना पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे साल 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चाइना की उस समय क्या स्थिति थी। क्यों चाइना देखा जाए तो उस समय पूरे एशिया का मरीज कैसे बन गया था, और आज का समय है चाइना पूरे एशिया का डॉक्टर बन चुका है। तो इस पर एक एक करके गहन तरीके से बात करेंगे। अभी आप इतना स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिएगा।
देखिए अब बात करते हैं साल 1949 की। 1949 में चीन में माओ के नेतृत्व में क्रांति हुई, जिसे साम्यवादी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति के बाद चाइना ने साम्यवाद विचारधारा को अपनाया, जो कि हूबहू सोवियत संघ के मॉडल पर आधारित थी। इस क्रांति के बाद चाइना ने पूंजीवाद दुनिया के साथ अपने संबंध तोड़ दिए और साम्यवादी दुनिया के साथ अपने संबंध रखे। और फिर इसके बाद जैसे ही साम्यवाद विचारधारा को चाइना अपनाता है तो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा होता है। ये सालाना 5 से 6% वृद्धि कर रहा होता है और यहाँ पे बेरोजगारी तक नहीं होती, लेकिन चाइना के लिए अभिशाप बन के आती है उनकी जनसंख्या। और उसके बाद चाइना की स्थिति डमाडोल हो जाती है। फिर चाइना को उस समय कहा जाने लगा था कि ये एशिया का मरीज बन चुका है, इसे इलाज की जरूरत है। लेकिन जैसे साल 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाता है चाइना, उसके बाद चाइना बहुत तेजी से प्रोग्रेस करता है और चाइना को फिर कहा जाने लगा ये एशिया का मरीज नहीं, अब एशिया का डॉक्टर बन चुका है। तो एक एक करके पॉइंट को समझते चलेंगे, जो बोर्ड पे पहले से लिखे हुए हैं कंप्लीट समझेंगे। प्लीज दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए साल 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद यहाँ आर्थिक नीति सोवियत संघ मॉडल पर आधारित थी। याद रखिएगा माओ के नेतृत्व में हुई थी। और आर्थिक रूप से पिछड़े चीन ने साम्यवादी दुनिया के साथ रिश्ते जोड़े तो पूंजीवाद दुनिया के साथ रिश्ते तोड़ दिए। ऐसे में अपने अब इनको संसाधनों के अलावा गुजारा करने का और कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि इन्होंने पूंजीवाद दुनिया के साथ रिश्ते तोड़ दिया। अगर इनको हेल्प चाहिए तो कहां जाना पड़ेगा? साम्यवाद देशों के पास जाना पड़ेगा। तो इससे इनके पास एक ही रास्ता था कि ये भाई इनके पास जितना रिसोर्स है ना, जितना भी संसाधन है, उसी पे गुजारा करो आप। ठीक है, ये लोग क्या करते थे शुरुआत में? खेती से भाई जितना पैसा मिलता था, जितनी पूंजी मिलती थी, उससे क्या करते थे? पहले खेती कर ली, उसके बाद जितना ये पूंजी निकाल पाते थे खेती से निकाल लिया और उसके बाद कहां पे लगा देते थे? ये उद्योगों पे लगा देते थे। उसके बाद देखा जाए तो विदेशी मुद्रा की बहुत ज्यादा कमी थी। यहाँ पे इनके पास विदेशी मुद्रा की कमी थी, क्योंकि चाइना देखा जाए 1949 के बाद चाइना की इकोनॉमी बात करें तो ये चाइना की इकोनॉमी कैसी थी? क्लोज इकोनॉमी थी। क्लोज इकोनॉमी का मतलब होता है कि अगर आपको भाई कुछ जरूरत है तो क्या करो, आप पड़ोसी से मांग लो तो ठीक है, क्या ओपन इकोनॉमी कहते हैं, यार पड़ोसी ने दे दिया। अगर आपको लगता नहीं किसी से नहीं मांगेंगे, हम खुद क्या है कि काम कर लेंगे, आत्मनिर्भर वाली बात होगी। तो ऐसी चाइना ने शुरुआत में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की, लेकिन चाइना क्या हो गया? इसमें विफल रहा। ठीक है, इसलिए क्या आयात होने वाले सामान को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर बनाना शुरू कर दिया। चाइना को लगा कि भाई जब हम क्या है कि बाहर से कुछ खरीद ही नहीं रहे तो उस चीज को क्यों ना हम अपने घर में बनाना शुरू कर दे। उसके बाद देखा जाए तो चीन में रोजगार की स्थिति उस समय काफी अच्छी थी, आपको शुरुआत में बताया। अर्थव्यवस्था में बात करें 5 से 6% की दर से विकास कर रही थी सालाना, लगभग देखा जाए तो आपका 5 से 6% की दर से विकास कर रही थी। लेकिन जनसंख्या इनके लिए क्या हुआ? आपका अभिशाप बन गया। आगे 2 से 3% की जनसंख्या बढ़ोतरी हो रही थी इनकी। और 1970 के दशक में चीन को अब नीतिगत फैसले लेने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि चाइना को समझ आ गया कि जनसंख्या विस्फोट कर गया है और हमारे पास देखा जाए तो भाई संसाधन सीमित है। इससे भाई संसाधन तो चाइना के पास सीमित थे, अब इनकी जनसंख्या लगातार क्या इंक्रीज हो रही थी, तो इस इन पे क्या आ गया? प्रेशर आ गया। और चाइना के अंदर बेरोजगारी क्या है कि बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब चाइना को समझ आया कि अगर हम फैसले नहीं लेंगे, हम अपने क्या है कि अपने आप को खोलेंगे नहीं, तो हम क्या है पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए साल 1972 में चाइना ने पहली बार देखा जाए तो अमेरिका से संबंध सुधारे, यानी पूंजीवाद दुनिया के साथ संबंध जोड़े। उसके बाद 1973 में जब चाओ एन लाई होते हैं, उन्होंने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव दिया। उन्होंने 4 क्षेत्रों में कहा कि भाई कृषि के क्षेत्र को क्या करो, तुम आधुनिकीकरण कर दो। एग्रीकल्चर को क्या है कि भाई आधुनिकीकरण कर दो, जो हम पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं उसको छोड़ो, आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से करो। उद्योग क्षेत्र की बात की उन्होंने, सेना के क्षेत्र की बात की और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात की। इन सबका आधुनिकीकरण करने की बात की। जैसे साल 1978 आता है, 1978 में डेंग सियाओपिंग ने मुक्त द्वार की नीति अपनाई, जिसे हम खुले द्वार की नीति कहते हैं। उसके बाद से चीन में तेजी से विकास करने लगा है। आपको पता होगा कितनी तेजी से कर रहा है। चाइना की अगर जीडीपी की बात करें तो 20 ट्रिलियन के करीब पहुंचने वाली है। चीन ने सॉफ्ट थेरेपी को नहीं अपनाया, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को क्या करा है? चरणबद्ध तरीके से खोला। ठीक है, 1982 में चीन ने क्या कर दिया? खेती का निजीकरण कर दिया। उसके बाद 1998 में उद्योगों का निजीकरण कर दिया और चाइना 2001 में विश्व व्यापार संगठन में क्या हो गया? आपका शामिल हो गया। उसके बाद से आज चाइना की इकोनॉमी क्या है कि बूस्ट कर रही है लगातार, और आज वो जीडीपी के मामले में देखा जाए तो 20 ट्रिलियन पे है। और बस किससे पीछे? यूएसए से पीछे है चाइना, और आने वाले टाइम में यूएसए को भी पीछे छोड़ देगा चाइना। तो ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? जब चाइना ने साल 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाई। किसके नेतृत्व? डेंग सियाओपिंग के नेतृत्व में अपनाई गई थी। फिर उसके बाद 82 में खेती का निजीकरण कर दिया गया, 98 में क्या उद्योगों का निजीकरण कर दिया, और चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और कोई भी समस्या हो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।